हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉर्सेट की प्रिपरेशन, अब तो आपके पास डेज ही 36 बचते हैं, तो फटाफट से प्रिपेयर कर दिए। साथ साथ ईएसआईसी की भी वैकेंसी आउट हो चुकी है, डीएसएसबी का भी पेपर कभी भी आ सकता है, उनके भी फॉर्म्स भर दीजिए ताकि आप उस सेंटर लेवल की जॉब में भी ज्वाइन कर सके अगर आपका नॉर्सेट का प्रिपरेशन रुक गया है। सेकेंडली, हमारा नॉर्सेट का बैच जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स 999 में स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और हमारा ईएसआईसी का 1499 का बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। पीएसआईसी की जो है वैकेंसी आ चुकी है, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब करने वाले हैं इसी बैच में। 3 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड क्रैश कोर्स है ये ईएसआईसी की वैकेंसी का। और ईएसआईसी की वैकेंसी का बेस्ट पार्ट है कि इस बार नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं और रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियो तो आनी ही है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलरली आप ऐसे क्वेश्चन देख पाओ। मैं अपने क्वेश्चन पे चलती हूँ। 128 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 129 हमने क्वेश्चन करना है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना ताकि हम प्रॉपरली जो आपको नई चीज मिले वो आप लिख लो। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, कॉल डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, आप या फिर सीधा मैसेज करके या फिर मुझे कॉल करके जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देर मत कीजिए। 999 का नॉर्सेट का है, नॉर्सेट के लिए बस 30 डेज मैं कहती हूँ आपके पास बचे हैं जो कि प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए है। और ईएसआईसी का भी डेट आना है पेपर का, मे बी जून तक उसका पेपर होगा, तो 1499 का बैच उसका स्टार्ट कर दिया है, 15 से स्टार्ट होने जा रहा है। फटाफट से 15 के लिए इनरोलमेंट आप कर सकते हो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच अ नर्स शुड मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट। तो इनमें से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाली है जो कि नर्स मॉनिटर करेगी प्री टर्म इन्फेंट के लिए। देखो, अब प्री टर्म इन्फेंट की बात हो रही है, मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस। देखो, प्री टर्म इन्फेंट में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है वो देखी जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके। देखते हैं पहले ऑप्शंस, हेमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। इट्स ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्यों? प्री टर्म है तो क्या होगा, लंग्स जो है वो मैच्योर नहीं हुए होंगे, मैच्योर नहीं हुए होंगे तो सर्फेक्टेंट जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से पेशेंट में जो इन्फेंट है उसमें गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा और जो बच्चा है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। प्री टर्म लंग इमेच्योर हुए, सर्फेक्टेंट नहीं बना, दैट्स व्हाई द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो देखने को मिलती है दैट इज योर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर प्रीटर्म इन्फेंट विद अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन अ निकू, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो अगर आप एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले बच्चे की केयर कर रहे हो, आप न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में हो, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, आप देखो ये भी रेस्पिरेटरी का ही क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे ही आपको नॉर्सेट और ईएसआईसी की पेपर में देखने को मिलते हैं। ईएसआईसी का जो पेपर है वो थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन डालता है, बट नॉर्सेट में अब सिनेरियो एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस करिए। ठीक है, लिमिट करोगे कैलोरी इनटेक टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेंटेन करोगे प्रॉन पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, लिमिट करोगे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट आई डैमेज, मेंटेन करोगे हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट टू प्रमोट गैस एक्सचेंज। तो देखो, अब अभी अभी मैंने बात की है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्यों होती है, क्योंकि बच्चे के लंग्स इमेच्योर है, उसमें सर्फेक्टेंट फॉर्म नहीं हो रहा, फैक्टेंट फॉर्म नहीं होगा तो वहां पे ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में रखते हो ताकि आप प्रमोट कर सको गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज होगा तो ऑब्वियसली उसका जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट प्रॉबेबली प्रायोरिटी नर्सिंग यही होती है। देखो, आई डैमेज का तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉन पोजीशन आपने उसको नहीं देनी, एस्पिरेशन आपको मोस्टली कंजेनाइटल ऑबनॉर्मलिटीज क्लेफ्ट लिप कैप पैलेट पे देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक रेट, कैलोरी इनटेक उसका लिमिट नहीं करना, बच्चा है दूध तो पिएगा ही, दूध तो पिलाना ही है उसको, बट ये होता है कि उसकी गैस एक्सचेंज जो है वो उसको प्रमोट करना है प्रायोरिटी में। नेक्स्ट है 3 days आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल फॉर अ ब्रेन अटैक। ठीक है, अ क्लाइंट हैज अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड, इज गिवन कॉन्टिन्यूस ट्यूब फीडिंग, व्हाट शुड द नर्स डू बेस्ट इवैल्यूएट वेदर द फीडिंग इज बीइंग ऑब्जॉर्ब्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 दिन हुए, एक पेशेंट एडमिट हुआ है, ब्रेन अटैक था उसको। ठीक है, उसके नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डली हुई है, तो आप उसको फीडिंग दे रहे हो रेगुलरली। ठीक है, अब आप कैसे इवैल्यूएट करोगे कि जो फीडिंग है वो प्रॉपर उसको ऑब्जॉर्प्शन हो रही है उसकी बॉडी में, जो फीडिंग आप दे रहे हो थ्रू द एनजी ट्यूब। तो एस्पिरेट करोगे,
रेजिडुअल वॉल्यूम एवेल्युएट करोगे, इनटेक इन रिलेशन टू द आउटपुट, इंस्टिल करोगे एयर इनटू द क्लाइंट स्टमक व्हाइल ऑस्कल्टेटिंग, कंपेयर करोगे क्लाइंट की बॉडी वेट विद द बेसलाइन डाटा। सो देखो आपको क्या करना है, अगर आप फीडिंग दे रहे हो कॉन्टिन्यूस, चाहे आपको ऑब्जॉर्प्शन देखनी है फीडिंग की, चाहे आपको फीडिंग उसको अब फिर से देनी है, आपको सबसे पहले करना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम को एस्पिरेट। क्यों? क्योंकि देखो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो आपने पहले फीडिंग दी है वो वॉल्यूम, ठीक है, उसका जो ऑब्जॉर्प्शन जिसकी नहीं हुई होगी, वो बचा हुआ जो फीडिंग है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अगर आप ऑब्जॉर्प्शन चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा ना, कि जो आपने पिछली फीडिंग दी है वो कितना ऑब्जॉर्ब हो चुका है और कितना रेजिड्यू पड़ा है, मतलब कितना लेफ्ट ओवर पड़ा है। अगर ये लेफ्ट ओवर आपका 50 ml से ज्यादा आता है तो आप फीडिंग नहीं देते, अगर 50 ml से कम आता है तो आप फीडिंग दे सकते हो। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मार्क कर लो, एक अपनी की पॉइंटर्स वाली कॉपी में लिख लो कि रेजिडुअल वॉल्यूम, चाहे आप ऑब्जॉर्प्शन चेक कर रहे हो फीडिंग की, चाहे आप फीडिंग देने जा रहे हो, आपको रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो चेक करना ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। A client is receiving hypertonic tube feeding. What should the nurse consider to be the main reason this client may experience diarrhea? तो एक क्लाइंट को आप हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हो और पेशेंट को डायरिया हो रहा है, तो अब ये डायरिया हो क्या रहा, क्यों हो रहा है, क्यों, क्या रीजन है, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस चल रहे हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? जिस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी हमारे बॉडी की फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाइपोटोनिक क्या होती है? जिनकी ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी फ्लूइड के कम होती है, हाइपो मतलब कम होती है, आइसोटोनिक जिनकी सेम होती है हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के साथ कंसंट्रेशन। सो देखो अब क्या रीजन हो सकता है डायरिया एक्सपीरियंस करने का? इंक्रीज फाइबर इनटेक, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, इनएप्रोप्रिएट पोजीशनिंग, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फीडिंग। सो क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया, ऑप्शंस में ही क्लियर हो गया। जिसको हाइपरटोनिक के बारे में पता होगा उसको पता चल जाएगा कि हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फीडिंग की वजह से ये होता है। अब मैम ये हो क्यों रहा है, तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनना कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं आपकी बॉडी में वो क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करके आपके जीआई सिस्टम में ले जाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे छोड़ देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन्स में फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया होगा। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं, वाटर को सारा इकट्ठा करके जीआई सिस्टम इंटेस्टाइन्स में भेज देते हैं और इंटेस्टाइन्स में फ्लूइड वॉल्यूम का इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को डायरिया हो जाता है, इसीलिए वो वाटरी स्टूल्स जो है वो पास आउट करता है। सो जो मेन रीजन होता है दैट इज हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फीडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A client has a suspected peptic ulcer in the duodenum. What should the nurse expect the client to report when describing the pain associated with this disease? तो peptic ulcer है duodenum में, तो आप अब क्लाइंट का रिपोर्ट कर रहा है पेन इस डिसीज के हिसाब से, तो अब आप बताओ वो कैसी पेन बताएगा अगर उसे पेप्टिक अल्सर है ड्यूडिनम में। एन एक रेडिएटिंग टू द लेफ्ट साइड, एन इंटरमीडिएट कॉलिक फ्लैंक पेन, ए गोइंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय फूड, ए जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन इंटेंसिफाइड बाय मूविंग। सो देखो पेप्टिक अल्सर की पेन कभी भी एकिंग नहीं होती, कभी भी इधर उधर मूव नहीं करती। पेप्टिक अल्सर की पेन मोस्टली आपको खाने से पहले या फिर खाने के बाद दिखेगी। एक हमेशा याद रख लो, पॉइंट लिख लो कि पेप्टिक अल्सर की पेन जो है कभी एकिंग नहीं होती, वो पेन जो होती है ऑलवेज आपको खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद दिखेगी। सो ये कैसी पेन होगी, गाउनिंग सेंसेशन रिलीव्ड बाय फूड। क्या होता है पेप्टिक अल्सर, जैसे जैसे उस अल्सर पे जाके जो है खाना लगेगा वो अल्सर जो है वो पेन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, सो इसीलिए वहाँ पे एक मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन का नाम लिख के मुझे नीचे बताओ कि कौन सी मेडिसिन दी जाती है ताकि वो अल्सर को कवर कर ले और वो अल्सर पे जो फूड है वो ना लगे और अल्सर की जो हीलिंग के प्रोसेस को ना रोके। ठीक है, सो गाउनिंग सेंसेशन होती है, एक पेप्टिक अल्सर होता है, एक ड्यूडिनल अल्सर होता है, दोनों के डिफरेंट साइन सिम्टम है। एक खाने से पहले जो है वो दिखाता है हमें पेन और एक खाने के बाद दिखाता है। ठीक है, दोनों अल्सर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना, क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ क्लाइंट इन एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर बिगिंस टू ट्रेम्बल, बिकम वेरी टेंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड इज क्वाइट इरिटेबल। शी फ्रीक्वेंटली स्टेट आई कैनॉट स्टैंड दिस अ मिनट लॉन्गर। व्हाट डज दिस बिहेवियर इंडिकेट टू द नर्स केयरिंग फॉर हर? सो एक एक्टिव फेज ऑफ द लेबर में है, तीन फेजेस होते हैं, लैट,
LAT, लेटेंट एक्टिव एंड ट्रांजिशन, एक्टिव वाले में है वो, और उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, और जो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है और वो बोल रही है अब मैं इससे ज़्यादा 1 मिनट भी और नहीं झेल सकती, ठीक है। तो ये बिहेवियर अब नर्स को क्या इंडिकेट करेगा कि देयर वॉज अ नो प्रिपरेशन फॉर लेबर, शी शुड रिसीव एन एनाल्जेसिक फॉर पेन, शी इज एंटरिंग द ट्रांजिशन फेज ऑफ द लेबर, हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर डेवलपिंग। सो देखो जब पेन बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए और मदर इज लाइक ओ माई गॉड आई एम गॉन, सो दैट मीन्स कि वो ट्रांजिशन फेज पे अब बच्चा डिलीवर होने ही वाला है, बिकॉज जब बच्चा डिलीवर होने वाला है तो यूट्रस बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस करता है ताकि हर एक पार्ट जो है वो प्रॉपरली बाहर को आ सके, कुछ अटके ना, ठीक है ना। सो हम ये समझ जाएंगे कि शी इज एंटरिंग द ट्रांजिशन फेज ऑफ द लेबर एंड इट्स टाइम के वो सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर पे जा रही है जहाँ पे चाइल्ड बर्थ होना स्टार्ट होगा। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, अ नर्स असेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन बाय टाइमिंग देम फ्रॉम अ बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस चेक करनी है तो आप कैसे उसकी टाइमिंग से चेक करोगे? क्या आप जब रिलैक्स होना यूट्रस स्टार्ट करेगा तब से, या फिर जब सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन एंड होगी तब से, until the uterus completely relaxed to the beginning of the next contraction। सो देखो जैसे ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है वहां से लेके अगली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने को एक कॉन्ट्रैक्शन काउंट होता है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई और जब दूसरी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी उसके टाइम को आप मेजर करते हो, दैट इज टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर आप किसी की बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन से टाइम चेक और फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हो तो आप उसका टाइम कहाँ तक चेक करोगे? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, जब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी उस टाइम पीरियड को हम काउंट करते हैं। ये नहीं कि वो एंड होने पे करते हैं, नहीं, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई उसके एंड होने पे करोगे, नहीं, जब तक सेकंड नहीं स्टार्ट होती इस पूरे टाइम को आप कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 days after having a cesarean birth, the client tells a nurse she has a pain in right leg and after assessment of the nurse suspect that client may have a thrombus. What is a nurse initial response? तो देखो एक मदर है, 2 दिन पहले उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो वो कह रही है मेरी राइट लेग में पेन है और नर्स असेस करती है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट है, मतलब कि थ्रोम्बस है। तो इनिशियल रिस्पॉन्स नर्स का क्या रहेगा? मेंटेन बेड रेस्ट, सप्लाई वार्म सोक, एनकरेज लेग एक्सरसाइज, मसाज द अफेक्टेड एरिया। सबसे पहला इनिशियल रिस्पॉन्स रहता है कि उसको मेंटेन कराओ बेड रेस्ट, क्योंकि मूवमेंट करेगी तो वो हिल जाएगा और एम्बोलाई बन जाएगा। इनिशियल एक्शन हमेशा रिस्पॉन्स यही रहेगा कि आपने अब हिलना नहीं है, बेड से उतरना नहीं है, ज़्यादा देर टांगे नहीं लटकानी, सीधा लेटो, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर होने की। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टाफ मेंबर्स टेल्स अ नर्स दैट द ओल्डर क्लाइंट्स गेट इरिटेबल व्हेन आस्क्ड टू असिस्ट विद एक्टिविटीज फॉर डेली लिविंग, ऑन व्हाट जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओल्डर अडल्ट शुड द नर्स बेस अ रिस्पॉन्स। तो एक स्टाफ मेंबर है, नर्स को बोलती है कि ओल्डर क्लाइंट जो है बहुत इरिटेट हो रहा है जब उसको हम डेली लिविंग की एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो कौन सी जर्नल इन्फॉर्मेशन है ओल्डर अडल्ट की जो कि है नर्स रिस्पॉन्स करेगी इस चीज़ को? डिक्रीज एबिलिटी टू कॉप, लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑपरेट, एम्बिवेलेंस टुवर्ड्स अथॉरिटी, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग स्टेप प्रोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ बैचेस का। अगर आपको ऐसा ही पढ़ना है मेरे से अच्छे से, ESIC का बैच स्टार्ट हो गया है 1499 का, फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं 7973244089 पे कॉल करके या फिर मैसेज करके। और नॉर्सेट के 36 डेज का जो बैच है वो भी हमने प्रॉपरली क्रैश कोर्स बनाया है 999 का, ठीक है। सो इसमें मेंस एंड प्री दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, दोनों ही मैं करवाऊंगी। प्लस जो नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए 2499 का फुल फ्लेज नॉर्सेट का बैच स्टार्ट हो गया है। फटाफट से आप इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके जो बैच को वो ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, अपना टाइम वेस्ट किए हुए। सो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा आप मुझे लिख के बताओ कि अगर स्टाफ मेंबर नर्स को बोलती है कि एक ओल्डर क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है डेली लिविंग एक्टिविटी करते हुए, तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा उस नर्स का, सीनियर नर्स का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हो, मैंने प्रॉपरली डिटेल में करवाए हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो प्यारे बच्चों देर मत ना करके
आप फटाफट से बैच जो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो जो नंबर है 7973244089 पे 1499 का ESIC का बैच है, 999 का नॉर्सेट 6 का बैच है एंड 2499 का जो है हमारे पास वो नॉर्सेट 7 का बैच है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।